हेलो दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में हम समास को पढ़ेंगे। ठीक है ना। समास आपका किसी भी एग्जाम में जहाँ भी आपसे बेसिक हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वहाँ समास एक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो समास से क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलते हैं, चाहे आप किसी भी तरह की टीचिंग के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ जो कॉमन पेपर आता है उसमें हिंदी में समास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। या फिर आप किसी भी तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां समास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम समास को पढ़ेंगे। मैं आपको बेसिक से समास समझाऊंगी। और आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये मैं DSSB को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, DSSB का जो अभी TGT PGT के एग्जाम्स या किसी भी तरह के एग्जाम्स होंगे, वहाँ जो हिंदी पूछी जा रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये टॉपिक करवा रही हूँ। तो चलिए भाई समास को शुरू करते हैं। तो पहले तो आप ये समझिए कि समास है क्या। पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण, आप इसको समझिए, संक्षिप्तीकरण यानी कि छोटा करना, संक्षिप्त करना है। ठीक है ना। अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे ही हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। अब ये ध्यान रखिए, जब दो शब्द इन्होंने क्या कहा है, जब शब्दों से मिलकर, ठीक है ना, क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है कि वर्णों से मिलकर तो संधि बनती है। जब वर्ण मिलते हैं, क्या मिलते हैं? वर्ण मिलते हैं, तब बनती है आपकी संधि। और जब शब्द मिलते हैं तब बनता है आपका समास। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। शब्दों से मिलकर समास बनेगा, वर्णों से मिलेगी तो संधि बनेगी। ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण यानी छोटा करना, दो बड़े शब्दों को मिलाकर एक छोटा शब्द बना देना। ठीक है। और समास का विलोम हो जाता है व्यास। ठीक है। समास का विलोम क्या होता है? विलोम किसका? समास का विलोम होता है व्यास। ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो समास आपको समझ आ गया। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण यानी छोटा करना, दो शब्दों को मिलाकर। किसको? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर क्या बन जाएगा? एक नया शब्द, एक छोटा शब्द, वो क्या कहलाएगा? समास। आगे चलते हैं। अभी समास के भेद देख लेते हैं। अब यहाँ समास के 6 भेद हैं। यहाँ एक आपको थोड़ा सा शो नहीं हो रहा होगा, ये है अव्ययीभाव समास, दूसरा आपका तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठा बहुव्रीहि समास। अब इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं अव्ययीभाव समास को। पहले अव्ययीभाव समास को हम समझते हैं। जैसे इसके नाम से शो हो रहा है कि अव्ययीभाव समास यानी कि जहां अव्यव हो। ठीक है ना। अव्ययीभाव समास में क्या होगा? पहला पद क्या होगा? आपका अव्यव हो, वो अव्ययीभाव समास होगा। इसको हम यहाँ डेफिनेशन में पढ़ते हैं। समास का वह रूप जिसमें प्रथम पद अव्यव होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है। पहले पद का अर्थ प्रधान होता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है। अव्ययीभाव समास में अव्यव पद प्रारूप लिंग वचन कारक में परिवर्तित नहीं होते। यानी कि अव्यव क्या होते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आप हिंदी पढ़ते हो तो अव्यव ही वो होते हैं जिसमें क्या होता है, लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अव्यव के ऊपर। ठीक है ना। उसे ही क्या कहेंगे हम? अव्ययीभाव समास कहेंगे। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, अव्यव भाव के अंदर पूर्व पद प्रधान हो गया, अव्यव समास होगा। यानी कि पूर्व पद प्रधान होगा। तो पूर्व पद क्या होगा अव्यव भाव में? पूर्व पद प्रधान। दूसरा प्रधान नहीं होता, पूर्व पद प्रधान होता है, या पहला उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग। पहला पद क्या होता है? उपसर्ग। पहला पद उपसर्ग होगा या पूर्व पद क्या होगा? प्रधान होगा। आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। पहला पद प्रधान, अव्यव होगा और उपसर्ग होगा। तो चलिए पहले मैं आपको यही समझा देती हूँ उपसर्ग कैसे होगा। हम इसके एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। अब आप देखिए यहाँ यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार। तो यथा जो है, यथा का मतलब हो गया अनुसार, के अनुसार। ठीक है ना। तो यथा यहाँ आपका क्या है? उपसर्ग है। ये समझिएगा, यथा क्या है आपका? यहाँ उपसर्ग है। यथा कर्म, तो यथा कर्म के अंदर जो यथा वर्ड है वो आपका उपसर्ग है और इसका भी अकॉर्डिंग हो जाएगा, यानी कि कर्म के अनुसार। ठीक है ना। यथा यानी कि आप ये समझ लीजिए यथा, प्रति, अजन्म, इस तरह के वर्ड आपको मिलेंगे, तो ये अव्ययीभाव समास है। अब यहाँ प्रतिदिन में प्रति क्या है? आपका उपसर्ग है। ठीक है। प्रतिवर्ष में यानी कि हर वर्ष, तो प्रति में यहाँ क्या है? प्रति आपका उपसर्ग, यानी पहला पद प्रधान है। हर वर्ष, वर्ष की
मतलब कि पहला पद यहाँ प्रधान है और प्रति एक उपसर्ग है। तो ये समझ लीजिए जो उपसर्ग हो या पहला पद अव्यव हो, ठीक है ना, जिस पर बस आप इतना ही समझ लीजिए, आपको बेसिक से समझा रही हूँ, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि यथाशक्ति में यथा, ये जो है पहला वर्ड क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग आप जानते हो कि शब्द के पहले आते हैं और उसके वर्ड के बारे में डिफाइन करते हैं। तो शक्ति के अनुसार, यथा क्रम के अनुसार, यथा नियम नियमों के अनुसार, प्रतिवर्ष यानी कि प्रत्येक, प्रतिदिन का हो जाएगा प्रत्येक दिन, और प्रतिवर्ष का मतलब प्रत्येक वर्ष या हर वर्ष, ठीक है ना। यहाँ प्रत्येक की जगह हर भी यूज हो सकता है प्रति का। तो अव्ययभाव आपको समझ आ गया होगा। तो आपको पता होना चाहिए अव्ययभाव में क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है या पहला पद उपसर्ग होगा, ठीक। पहला पद उपसर्ग से समझ लीजिए आप, उपसर्ग से आपको बेटर रहेगा। अब अव्ययभाव समास के बाद हम चलते हैं हमारे दूसरे समास पर, तत्पुरुष समास। अब हम तत्पुरुष को पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस सामासिक पद का, तत्पुरुष के अंदर पढ़ेंगे, जिस सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर का मतलब होता है पीछे वाला, जैसे पीछे वाला जो पद होता है प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है ना। इसमें दोनों पदों के मध्य होने वाले परसर्गों के लिए का, के की इस तरह की विभक्ति होती है जिनका लोप हो जाता है। आपको ये तो थी डेफिनेशन, मैं अब आपको समझाती हूँ कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास के अंदर विभक्तियां मिलेंगी आपको, क्या मिलेंगी, विभक्तियां जिनका लोप हो जाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष है, अब कर्म तत्पुरुष का की विभक्ति क्या हो जाएगी, कर्म यानी कि को, ठीक है ना। अब करण तत्पुरुष है, करण की क्या हो जाएगी, से। संप्रदान तत्पुरुष है, संप्रदान की क्या हो जाएगी, के लिए, के लिए। इस तरह से इनकी विभक्तियां होती है। ये पादान नहीं भैया, अपादान है, ये मिटा हुआ है। अपादान की विभक्ति होती है से अलग, यानी कि यहाँ से का मतलब होता है अलग होना, ठीक है ना। संबंध तत्पुरुष की विभक्ति हो जाएगी का, के, की, और अधिकरण की में, पर। तो ये इनकी विभक्तियां हैं। तो ये विभक्तियां यूज होंगी ना, वहां आपका तत्पुरुष समास होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति है, तो मतदाता, को विभक्ति में क्या आएगा, मतदाता। मतदाता में क्या होगा, मत को देने वाला, ठीक है ना, मत को देने वाला। तो यहाँ विभक्ति आएगी को, मत को देने वाला। मतदाता कौन होता है, मत को देने वाला। तो कर्म तत्पुरुष में मतदाता में क्या होगा, मत को देने वाला, कर्म तत्पुरुष हो जाएगी यहाँ। आगे दूसरे नंबर पे हम देखते हैं करण तत्पुरुष को। तो करण तत्पुरुष के अंदर क्या कहा गया है, यहाँ से जो है वो इसकी विभक्ति क्या है, से विभक्ति है करण तत्पुरुष की। तो जन्म जात या मुंह मांगा, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। जैसे जन्म जात, तो जन्म से, ठीक है ना। जन्म जात में क्या आएगा, जन्म से उत्पन्न। भाई इसका ये रोग जन्मजात है, या निशान किसी की बॉडी पे निशान होता है तो क्या कहते हैं, ये इसका जन्मजात है। तो यानी कि जन्म से उत्पन्न इसका विग्रह होगा। आपको है ना विग्रह करके देखना होगा। विग्रह का मतलब क्या होता है कि आपको उस वर्ड को दो हिस्सों में काट लेना होगा, बांट लेना होगा, उसे तोड़ लेना होगा। जैसे हमने वर्ड लिखा जन्मजात, तो हम जन्मजात को दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। जन्म से जात, जब हम उसका विग्रह कर रहे हैं, ये समास को जब हम तोड़ रहे हैं तो वो समास का विग्रह कहलाता है। जब हमने समास को तोड़ा तो हमें मिला जन्म से जात, तो हमने से इसको पहचान लिया कि जहां भी परसर्ग, विभक्ति मतलब जब हम ये कारकों का यूज देखते हैं, कारकों में विभक्ति लगती तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर विभक्ति लगी हुई है, यानी परसर्ग आ गया है। विभक्ति को परसर्ग भी कहा जाता है, जैसे यहाँ लिखा गया है परसर्ग का, के की, इस तरह से। तो जब इनका लोप होता है वर्ड के अंदर और जब हम उस समास को तोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सी विभक्ति लगी है। तो विभक्ति जहां आ जाएगी वो आपका तत्पुरुष समास होगा। अब विभक्तियां आपको याद करनी होगी कि कर्म की को, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर। इस तरह से आप विभक्तियों को याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जन्म से उत्पन्न, यानी जहां से आ गया वहां क्या है आपका करण तत्पुरुष है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट को चलते हैं। अब नेक्स्ट पर अब आ जाते हैं संप्रदान तत्पुरुष पर। संप्रदान की विभक्ति क्या है, के लिए। तो इसके लिए जैसे हथकड़ी, हमने एक वर्ड देखा हथकड़ी, हथकड़ी यानी हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। हमने वर्ड को तोड़ा ना, हाथ के लिए कड़ी, जैसे इसका हमने ये बना दिया। तो हथकड़ी, हथकड़ी यानी हाथ के लिए कड़ी। जब हथकड़ी को हमने तोड़ा तो हमें पता चला हाथ के लिए कड़ी वर्ड बना। तो यहाँ के लिए जो यूज हुआ है वो के लिए क्या है आपका संप्रदान तत्पुरुष है। यानी आपको पता चल गया संप्रदान विभक्ति यूज हुई है, संप्रदान कारक की विभक्ति लगी है, तो यहाँ कौन सा होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा। अब चलते हैं अपादान। ये है आपका अपादान, ठीक है ना। तो
तो अपादान के लिए क्या यूज होगा, से अलग। अपादान के लिए क्या यूज होगा, से अलग, यानी किसी चीज का किसी से अलग होना ही अपादान है। जैसे धन से हीन, धनहीन हो जाएगा तो धन से हीन, धनहीन वर्ड है, धनहीन एक शब्द है। अगर अब इसका विग्रह करेंगे तो धन से हीन, सीधी सी बात है, समझ में आ जाएगा ना, धन से हीन, यानी कि वो क्या हो गया, उस धन से अलग हो गया, धन से अलग हो रहा है। तो धन से अलग होना यानी धन से हीन हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ जो से आया है वो क्या है, अपादान के लिए यूज हो रहा है, तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। यहाँ समझ आ गया आप लोगों को। अब आगे चलते हैं संबंध तत्पुरुष पर। संबंध, संबंध मतलब यहाँ संबंध बताएगा। अपादान में तो क्या था, अलग हो रहा था अपादान में तो, और संबंध में संबंध बताएगा, उसके साथ क्या संबंध है। तो संबंध के लिए हम क्या करते हैं, उसका लड़का, उसकी पुस्तक, उसका खाना, उसके कपड़े, तो का के की वर्ड यूज करते हैं ना, वो संबंध बताते हैं। जो का के की है वो क्या बताएंगे, आपके संबंध बताएंगे। यानी कि भारत रत्न, भारत का रत्न, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, ठीक है, जैसे कि वर्ड है प्रेम सागर, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेम का, इसका अगर हम इसको विग्रह करेंगे तो प्रेम का सागर, ठीक है ना। तो ये जो का है ये प्रेम और सागर का संबंध बता रहा है, ठीक है ना, प्रेम का सागर, यानी सागर किस चीज का है, वो प्रेम का है, तो इनका संबंध बता दिया ना। तो यहाँ आएगा आपका संबंध तत्पुरुष। जैसे दिनचर्या, तो दिन की चर्या की, पूरे दिन की उसकी क्या चर्या है, तो चर्या का और दिन का रिलेशन बना दिया, तो संबंध जहां बताया जाएगा संबंध तत्पुरुष। और संबंध का के की, ये जो का के की है इसी से संबंध बताया जाएगा। आगे चलते हैं अधिकरण तत्पुरुष पर। अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष में आएगा में पर। क्या होता है, में या पर, में या पर जो है वो अधिकरण की विभक्तियां होती हैं। तो जहां भी आपको, जब आप किसी शब्द का विग्रह करेंगे, समास का विग्रह करेंगे, तब आपको जहां में और पर मिलेगा ना, वो क्या होगा, आपका अधिकरण तत्पुरुष होगा। जैसे नीति निपुण, नीति निपुण, जहाँ बेसिक पूछी जाती है वहाँ बस यहीं इन्हीं इसी तरह के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। बेसिक हिंदी जहाँ पूछी जाएगी, नीति निपुण में आपका आ जाएगा नीति में निपुण, नीति में निपुण। एक मिनट, मैंने इस मिस्टेक कर दी, यहाँ दोबारा लिखती हूँ मैं। नीति निपुण में क्या आएगा, जैसे कि नीति नीति निपुण, तो नीति निपुण में क्या आएगा, नीति में निपुण, नीति में निपुण, ये वर्ड बन रहा है। तो नीति में, अब ये जो नीति निपुण का में आया है, या नीति निपुण का अगर हम विग्रह कर रहे हैं तो हमें जो में मिला है वो आपका क्या होगा, नीति में निपुण। मैं एक मिनट, मैंने वहाँ ऐसे भीड़ मचा दी, यहाँ ही लिख देती, पर चलो कोई बात नहीं। नीति निपुण, नीति में निपुण जो है वो आपका क्या है, विग्रह होगा। तो आपको पता चला कि में यहाँ विभक्ति लगी हुई है, तो में विभक्ति किसके लिए यूज हो रही है, अधिकरण तत्पुरुष के लिए। आपको विभक्तियां पता होनी चाहिए कि कौन सी किस चीज की विभक्ति है, तो आप इजीली इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे आ जाता घुड़सवार, घुड़सवार, तो घुड़सवार क्या हो जाएगा, जैसे आप इसका विग्रह करें, पहले किसी भी समास को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है आपको विग्रह करिए। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, ठीक है। अब हमने इसका विग्रह किया तो हमें क्या पता चला, पर इसके अंदर लोप था, छुपा हुआ था, तो पर हमें अलग से मिल गया। और पर से हम देख लेंगे क्या है, ये अधिकरण है भाई, में पर अधिकरण है ना, तो घोड़े पर सवार, ठीक है। आप समास के लिए अगर समास को अच्छे से करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इसकी परिभाषा को समझने के बाद जितना भी हो सके इसके एग्जाम्पल्स को पढ़िए, तो आप समास में मात नहीं खाएंगे। समास के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सोल्व कर देंगे, ठीक है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं द्विगु समास। द्विगु समास काफी इजी है, उसको थोड़ा सा ही पढ़ते समझ आ जाएगा कि द्विगु समास में क्या होता है, जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है, जहां संख्या दी गई हो उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार, यानी अष्टाध्यायी में अष्ट जो आ गया पहली संख्या, तो यानी संख्यावाचक होता है। पूर्व पद क्या मिलेगी आपको, संख्या मिलेगी, तो किसी भी चीज के समूह को दर्शाएगी। संख्या क्या होगी, किसी भी चीज के समूह को दर्शाएगी। तो अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार। त्रिभुवन, यहाँ आपको त्रि मिल गया है, और भुवन मतलब भवन या लोक, तो 3 भुवनों का समूह या 3 लोकों का समूह, ठीक है ना। तो यहाँ आपको संख्या मिली, संख्या को देखते ही समझ जाना द्विगु आ गया। सतसई, 702 का समाहार, ठीक है ना। सतसई 700 का समाहार,
इस तरह से। तो 700 ये सत से आपको समझ आ जाना चाहिए। चतुर्मुख में आपका चतुर, चतुर क्या है? 4 मुखों का समूह। चतुर्मुख में चतुर क्या है? 4 मुखों का समूह। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि जहां भी संख्या मिल जाए ना, पूर्व पद संख्या हो, वो क्या होगा? आपका द्विगु समास होगा। चलिए भाई, द्विगु समास तो इजी था, उसके आगे चलते हैं हम। अब आ जाता है हमारा द्वंद्व। द्वंद्व समास, जैसे इसके नाम से ही जाहिर होता है द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब यहाँ हम ले लेते हैं एक तरह से झगड़ा या लड़ाई। अब लड़ाई और झगड़ा किस में होगा? जब दोनों क्या होंगे? आमने सामने बराबर होंगे, टक्कर के होंगे, ठीक है ना। एक जैसे वर्ड्स के अंदर द्वंद्व नहीं होगा। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। समास का वह रूप जिसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं। प्रधान मतलब कोई भी कम नहीं होता है, दोनों बराबर टक्कर के होते हैं। द्वंद्व तो उन्हीं में होगा जिनमें टक्कर होगी, और किसी भी पद का गौण नहीं होता है, उसे ही द्वंद्व कहते हैं, ठीक है ना। आप सिर्फ योजक चिन्ह पे मत जाइएगा कि इसके अंदर योजक चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब द्वंद्व है। योजक चिन्ह आपको अवयव भाव में मिल सकता है, क्योंकि रात एक ऐसा वर्ड है जिसमें योजक चिन्ह मिलता है। मैं इसको आगे बताऊंगी आपको। ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे? विलोम होंगे। ये ध्यान रखिए, ये दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन यह हमेशा नहीं होता, हमेशा विलोम भी नहीं होते, ठीक है ना। पर ज्यादातर क्या होता है, इसके पद विलोम मिलेंगे या इनमें बराबर के वर्ड होंगे, टक्कर मिलेगी एक दूसरे से। दोनों ही पद प्रधान होंगे, ना पहला गौण होगा ना दूसरा गौण होगा, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, दोनों प्रधान होंगे। द्वंद्व समास में झगड़ा होता है द्वंद्व में, ये समझिए। जैसे अमीर गरीब, तो इसके बीच में ज्यादातर आपको योजक चिन्ह मिलेगा, ठीक है। अमीर और गरीब, अमीर और गरीब, इसमें और की जो विभक्ति है वो लुप्त रहती है, और जो है उसके अंदर छुपा हुआ रहता है, ठीक है। अमीर और गरीब, अब यहाँ देखिए अमीर और गरीब अपोजिट भी हो गए, दोनों बराबर हैं। अमीर भी प्रधान है, गरीब भी प्रधान है, कोई कम नहीं है, है ना। इस तरह से देश विदेश, देश और विदेश दोनों अपोजिट भी हो गए और इसमें दोनों ही प्रधान हैं। गुण दोष अपोजिट भी हो गए, दोनों ही प्रधान हैं। नर नारी, ठीक है ना। तो ये आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये आपका द्वंद्व समास है। और जब बेसिक आपसे पूछा जाएगा तो यहीं तक पूछा जाएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बस ये देखा जाता है कि आपको हिंदी की कितनी नॉलेज है। तो समास के लिए आपके लिए बहुत ही आसान वीडियो रहेगा, आसानी से समझ आ जाएगा। द्वंद्व समास में समझिए, द्वंद्व होगा, द्वंद्व किस में होगा? बराबर वालों में होगा, यानी कि दोनों ही प्रधान होंगे, ठीक है। तो अमीर गरीब दोनों ही प्रधान है और अपोजिट है, द्वंद्व हो गया आपका। अब आगे चलते कर्मधारय समास पर, ठीक है। कर्मधारय, 1 मिनट वो उधर वो रह गया था, मैं आपको बता रही थी। जैसे कि मैंने बताया योजक चिन्ह, अब ये जैसे नर नारी के अंदर भी योजक चिन्ह दिया, जैसे रात और रात वर्ड आ जाता है, ठीक है ना। या दिन वर्ड एक शब्द आ जाता है, दिन और दिन, ठीक है। तो दिन आ जाता है, तो कहेंगे योजक चिन्ह तो यहाँ भी है, और रात तो यहाँ भी है, रात तो यहाँ भी प्रधान है। पर यहाँ ये होगा अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास, ये ध्यान रखिएगा। 1 मिनट, क्या होगा? ये आपका अव्ययी भाव समास होगा। अव्यय भाव समास होगा आपका ये। क्यों? क्योंकि अव्यय भाव समास के अंदर क्या होता है? अव्यय भाव समास में दोनों ही बराबर, मतलब कि आपको पहला वर्ड और दूसरा दोनों सेम मिलेंगे। ऐसा नहीं मिलेगा अमीर गरीब रात दिन, इस तरह नहीं मिलेगा। दोनों एक जैसे शब्द जहां हो, जहां दोनों आगे और पीछे वाला यानी कि पूर्व पद और उत्तर प्रधान दोनों शब्द एक जैसे हो और उनके बीच में अगर योजक चिन्ह है तो वो आपका अव्यय भाव होगा। द्वंद्व के अंदर आपका योजक चिन्ह तो मिल जाएगा आपको, पर आपको जो शब्द है पहला और दूसरा दोनों ही अपोजिट मिलेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। अब दिन और दिन आ गया है, अगर ये दिन और रात होता तो अब आपका ये द्वंद्व हो जाता, पर दिन और दिन है यानी कि दोनों ही आगे वाला और पीछे वाला, यानी कि उत्तर और पूर्व और उत्तर दोनों ही पद अगर एक जैसे समान है, ठीक है ना, एक ही शब्द है, तो क्या होगा? ये आपका अव्यय भाव होगा। अब चलते कर्मधारय समास पर। कर्मधारय समास के अंदर यह समास का वह रूप है जिसमें विशेषण और विशेष्य तथा उपमेय और उपमान से मिलकर बनते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है ना। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर का मतलब होता है पीछे वाला पद। जैसे चरण कमल, तो चरण कमल में उत्तर पद आपका कमल है और प्रथम पद क्या है? आपका चरण है। पूर्व पद आपका चरण है, उत्तर पद आपका कमल है। ये आपका उत्तर पद है, पीछे वाला कमल। अब इसमें क्या कहा है कि उत्तर पद प्रधान होता है और उपमेय उपमान या विशेषण और विशेष्य होते हैं। अब विशेष्य और विशेषण को और समझते हैं। विशेषण क्या होता है? जो उत्तर पद की प्रधानता बताए। कमल तो क्या है? चरण कमल, ठीक है ना। तो कमल के समान चरण, तो चरणों की प्रधानता क्या बताए? चरणों की क्या विशेषता बताई गई है कि वो कमल के समान है। नील गगन, तो नीला है जो गगन, यानी गगन की विशेषता क्या बता दी कि वो नीला है, ठीक है ना। तो एक क्या होगा इसमें? विशेषण और एक
विशेष्य। तो विशेषण हो गया नीला और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो गगन की विशेषता बताई जा रही है तो गगन की विशेषता बताएगी तो गगन क्या होगा आपका विशेष्य और नीला क्या होगा आपका विशेषण। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चंद्रमुख, अब चंद्रमुख यानी कि इसमें उत्तर पद तो मुख है पर उत्तर पद ही प्रधान है, मुख, क्योंकि मुख की ही विशेषता बताई जा रही है कि चंद्र जैसा मुख। तो यहाँ मुख प्रधान है और मुख क्या है आपका उत्तर पद है, ठीक है। पीतांबर, पीत है जो अंबर, यानी कि अंबर की विशेषता बताई गई है कि वो पीला है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ आना चाहिए। कर्मधारय समास के एग्जाम्पल्स ये हैं। अब हम आगे चलते हैं बहुव्रीहि समास पर। अब बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसमें समस्त पदों में कोई पद प्रधान नहीं होता। अब तक हमने पढ़ा पहला पद अव्यव है, दोनों पद प्रधान है ना। अव्यय भाव में हमने पढ़ा था कि पहला पद अव्यव है। द्वंद्व में हमने पढ़ा दोनों पद प्रधान है। अभी हमने जो तत्पुरुष समास था, सॉरी कर्मधारय समास था, उसके अंदर हमने पढ़ा कि उत्तर पद प्रधान है। पर अब हम बहुव्रीहि को पढ़ रहे हैं तो बहुव्रीहि में ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। वो क्या होगा? आपका बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। जहां दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे के बारे में बताएं, सीधी सी बात है। और वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा विग्रह करने पर। जैसे कलह है प्रिय जिसको, वह कौन होता है? कलह प्रिय। कलह प्रिय, कलह प्रिय में क्या है? कलह प्रिय, कलह है प्रिय जिसको, ठीक है ना। तो इसका हमने विग्रह किया तो कलह प्रिय। जितेंद्रिय, जीत गई है इंद्रिया जिससे। अब वो कोई थर्ड इंसान है जिससे इंद्रिया, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, यानी कि इंद्रजीत, ठीक है ना। दत्त धन, दिया गया है धन जिसके लिए। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, यानी कि जो पीले कपड़े पहनता है, जैसे श्री कृष्ण। चौलड़ी, चार है लड़िया जिसमें, जैसे कि माला, ठीक है ना। अब यह भी आ जाएगा गजानन, गज से आनन वाला, यानी कि गणेश, ठीक है ना। चतुर्भुज, चार है जिसकी भुजाएं, जैसे कि भगवान विष्णु। त्रिलोचन, तीन है जिसकी आंख, यानी कि शिव। अब त्रिलोचन वर्ड है, अब हमने इसका विग्रह किया तो हमें पता चला तीन आंखों वाला। त्रिलोचन का विग्रह हो गया, पर इसमें कोई पर किसी तीसरे को बताया कि तीन आंखों वाला कौन है? भगवान शिव है तीन आंखों वाले। ऐसे चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी। अब चार भुजाएं किसकी है? तो थर्ड हमें पता चला विष्णु, तो किसी तीसरे को इंगित कर रहा है ना, किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी कि विष्णु जी। गजानन, गज के समान आनंद किसका है भाई? गजानन यानी गणेश जी का। इस तरह से ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास, जो जिसमें पूरा ही पद जो है वो किसी तीसरे पद के बारे में बताए, किसी तीसरे की ओर संकेत करे। दोनों ही पद मिलकर, ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, ये किसी तीसरे के बारे में ही बताते हैं, वो आपका बहुव्रीहि समास होगा। भाई समास में आज आपके लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।